अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब अफरीदी। आइए नज़र डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। जर्मन बुंडेसलीगा फर्स्ट वीक का अख्ताम हुआ। पहला हफ्ता कैसा रहा, देखिए इसके बारे में आज के प्रोग्राम में। आरबी लाइप्ज़िग और लिवरकूज़न के दरमियान खेले जाने वाले मैच में लिवरकूज़न की शानदार परफॉर्मेंस से 2 के मुकाबले में 3 गोल से आरबी लाइप्ज़िग को शिकस्त दे दी। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी ने पेनल्टी शूटआउट्स पर सनसनाटी को हराकर यूएसए कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन को आखिर क्यों जरूरत पड़ गई है नए रेफरी की। बर्नार्डो सिल्वा की मैनचेस्टर सिटी से मुआहदे की तोसीब में कितनी सदाकत है। करीम बेंजेमा नहीं चाहिए, अल इत्तेहाद के कोच ने बोर्ड को वाज़े इशारा दे दिया। किलियन एम्बाप्पे के लिए बुरी खबर, रियल मैड्रिड के कोच ने बोर्ड को कहा कि उन्हें कोई नया खिलाड़ी नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली क्रोएशिया के स्टार खिलाड़ी तुर्क लीग में शामिल हो गए। अगर आप में है टैलेंट फुटबॉल खेलने का तो अपना टैलेंट शोकेस करें। अपनी वीडियोस भेजें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। हम करेंगे आपकी वीडियोस को फीचर अपने शोज में और आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी मदद करेंगे, लाखों यंगस्टर्स की मदद करेंगे मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे जर्मन बुंडेसलीगा के पहले हफ्ते की कुछ हाईलाइट्स भी हैं हमारे पास और कुछ मैचेस, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं। एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस हफ्ते में और किन किन टीमों ने मैचेस खेले हैं और ये मैचेस जीते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वर्डर ब्रेमेन और बायर्न म्यूनिख का मैच। बायर्न म्यूनिख ने अपने नाम किया 4-0 से वुल्फ्सबर्ग वर्सेस हाइडेनहाइम का मैच 2-0 से वुल्फ्सबर्ग ने अपने नाम किया है। हॉफनहाइम वर्सेस एससी फ्राइबर्ग का मैच, फ्राइबर्ग ने ये मैच जीता है 2-1 से। ऑक्सबर्ग और मोन्शन ग्लैडबैक, ये एक वाहिद मैच था इस वीक में जो बराबर हुआ 4-4 गोल से। और उसके साथ आप देख रहे हैं स्टुटगार्ड वर्सेस बॉकम के दरमियान मैच। स्टुटगार्ड ने 5-0 से ये मैच अपने नाम किया है और ये है वो मैच जो एक अपसेट आप कह सकते हैं। लिवरकूज़न वर्सेस आरबी लाइप्ज़िग के दरमियान मैच था, 2-3 से लिवरकूज़न ने ये मैच जीता और बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला था, इसमें हम बात भी करेंगे। डॉर्टमुंड वर्सेस क्लोन के दरमियान होने वाले मैच में 1-0 से डॉर्टमुंड ने ये मैच अपने नाम किया। यूनियन बर्लिन और माइंस के दरमियान जो मैच हुआ है 4-1 से यूनियन बर्लिन ने अपने नाम कर लिया है। और डार्मस्टाड के और फ्रैंकफर्ट के दरमियान होने वाले मैच में फ्रैंकफर्ट की 1-0 से फतह। अफरीदी, पहला वीक आगाज हो गया, प्रीमियर लीग का भी हो चुका है, ला लीगा का भी हो चुका है, जर्मन बुंडेसलीगा का भी हो चुका है। किस तरह से पहला हफ्ता देखते हैं? क्या सारे मैचेस ठीक हुए हैं? आरबी लाइप्ज़िग पे मैं आऊँगा ज़रूर, उस पर हम डिटेल में बात भी करेंगे। बाकी मैचेस के बारे में क्या कहेंगे? जी, बहुत ही शानदार आगाज़ था बुंडेसलीगा का। हमेशा से ही हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं और हाई स्कोरिंग होते हैं। जैसे 4-4 जो ड्रॉ था वो भी बहुत थ्रिलिंग मैच था ऑक्सबर्ग वाला। लेकिन ओवरऑल अगर जर्मन लीग की इस सीज़न बात की जाए तो 2 न्यू कमर्स हैं जिसमें हाइडेनहाइम और डार्मस्टाड, दोनों अपने पहले मैचेस एज एक्सपेक्टेड वो ऊपर आए हैं प्रमोट होके दूसरी लीग से, तो वो हार गए अपने मैचेस। और इंटरेस्टिंग बात इस लीग की है कि 60 साल पूरे हो चुके हैं एक तो जर्मन लीग के, वो पहले ही हम बता चुके हैं। और ये 60 साल में पहली बार हुआ है कि सबसे कम कैपेसिटी होगी इस बार, क्योंकि जो 2 न्यू कमर्स हैं, हाइडेनहाइम उनकी कैपेसिटी 15,000 है और डार्मस्टाड की 17,000 है स्टेडियम्स की। अच्छा। और ओवरऑल अगर एवरेज निकाली जाए पूरे लीग की तो 7,32,000 लोग बैठना अफोर्ड कर सकते हैं पूरे, मतलब स्टेडियम्स, सारे स्टेडियम्स के 18 जो स्टेडियम्स हैं इनकी कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाए 7 लाख तो 7,32,000 पीपल कैन सिट। और ये सब अब तक की सबसे कम है, क्योंकि जो बिग हिटर्स हैं जिसमें हर्ता बर्लिन, शाल्के और हैम्बर्ग, ये तीनों रेलीगेट हो चुके हैं। काफ़ी मतलब अफसोस की बात है उन क्लब्स के लिए। काफ़ी हिस्टोरिकल क्लब्स हैं, ख़ास करके शाल्का वो क्लब जो ऑलमोस्ट 2005 में टाइटल जीतते रह गया था और वैसे भी इनकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आगाज़ हुआ है। और मतलब अगर आप देख लें कि सबसे एंटरटेनिंग लीग अगर दुनिया की कहा जाए तो जर्मन लीग होगी, इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट गेम वीक। अफरीदी, आप कह रहे थे कैपेसिटी कम है इस दफ़ा स्टेडियम्स में लोगों की, तो पहले भी जो रेवेन्यू जनरेशन थी जर्मन बुंडेसलीगा की, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कोई इतने खातर खा या वो बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, तो क्या ये मज़ीद कम नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने वैलिड पॉइंट रेस किया है कि अगर स्टेडियम में कैपेसिटी कम है तो एक तरह से रेवेन्यू जनरेशन जो बुंडेसलीगा के वो मोस्टली क्राउड्स पे डिपेंड करती है जो स्टेडियम में आके मैचेस देखते हैं। और क्योंकि ब्रॉडकास्ट राइट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं होते जिस तरह प्रीमियर लीग जो है वो, अगर इवन अगर आप उनके स्टेडियम्स बंद भी कर दें तो वो
टीवी राइट से इतने पैसे कमाते हैं कि वो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन इनकी सस्टेनेबिलिटी मोस्टली क्राउड्स पे जो ग्राउंड में आती है उन पे डिपेंड करती है। लेकिन इसका ये एक बेनिफिट है जर्मन लीग को कि ये मोस्टली कम्युनिटीज़ बेस्ड फुटबॉल मतलब देखना पसंद करते हैं। अब जैसे लेवरक्यूजन या कोई फॉर एग्जांपल डैम्पस्टाट है या कोई यूनियन बर्लिन है, तो ये ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे अगर इनका मतलब ऐसा मैच हो जो कोई डिपेंड भी नहीं करता, इनकी जीत और हार से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना, फिर भी स्टेडियम्स जो है वो फुल होंगे। अब जैसे यूनियन बर्लिन के जो 40,000 टिकट्स होते हैं सीज़न होल्डर्स, मतलब जो पूरे सीज़न के लिए कुछ फैंस होते हैं जो पूरे सीज़न के लिए टिकट लेते हैं, तो वो ऑलरेडी सारे के सारे बुकड हो चुके हैं। मतलब कोई भी एक एम्प्टी सीट नहीं होगा जो सीजन टिकट होल्डर मैचेस हैं उनने ऑलरेडी वो बुक कर लिया। हाँ, और वैसे भी इनका जो है ना वो कम्युनियल एक जो एक चीज है वो इसको एक फेस्टिविटी समझते हैं। वीकेंड्स को अपने घरों से निकलना और स्टेडियम्स में आके मैचेस देखना, और ग्राउंड्स के अराउंड इन्होंने फिर एक ऐसी कम्युनिटीज बनाई है जहाँ पे फूड कॉर्नर्स हैं और इस तरह की चीजें हैं जो मतलब ऐसा नहीं है कि आज मूड बना है जी कल मैच देखने का तो कल देख लेंगे, वरना नहीं। तो पहले से ही उनका प्लान होता है कि अच्छा ये एक इवेंट शुरू हो रहा है और हमने इस इवेंट को सेलिब्रेट करना है, और जब जब उनके मैचेस हैं वो लिए और उस डे में वो पहले से रेडी होते हैं कि हम जाएंगे और अपनी टीम का मैच देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें पूरे 10-20 साल का, तो सबसे ज़्यादा जो क्राउड्स पुल करने की कैपेसिटी है ना वो जर्मन बुंडेसलीगा की है। चलिए, बड़ी ज़बरदस्त इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं और फैमिलीज़ के लिए और बाकी लोगों के लिए भी एक आउटिंग भी हो जाती है। कुछ तो लवर्स होते हैं फुटबॉल देखने वाले और कुछ आउटिंग के लिए भी जाते होंगे कि चलो भाई जाते हैं देखते हैं, और वहाँ पे जैसे आपने कहा फूड कोर्ट्स और बाकी चीज़ें भी बनी है तो उससे भी एंजॉय कर सकते हैं। जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो है आरपी लाइप्जिग और लेवरक्यूजन का। बहुत ही कांटेदार मुकाबला था ये, बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला, और आरपी लाइप्जिग जैसी टीम ये मैच अपना हार गई है लेवरक्यूजन के अगेंस्ट 3-2 से। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर आपने देखा आरपी लाइप्जिग और लेवरक्यूजन के दरमियान। आरपी लाइप्जिग के लिए कितना बड़ा झटका है कि सीज़न के आगाज़ में ही अपना मैच हार गए, और स्पेशली ओपेंडा को मौका मिल गया था बराबर करने का, और मुझे नहीं समझ आई कि उनसे वो गोल हुआ क्यों नहीं, कि ज़्यादा जल्दी में थे या घबरा गए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा अपसेट है एक तरह से। वैसे तो लेवरक्यूजन भी अंडर जाबी अलोंसो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले 2 सीज़न से, खास करके पिछला सीज़न तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और हमने जैसे पहले भी क्राउड्स का भी कहा कि इन्होंने भी क्राउड्स पुल करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। अभी इनके भी टिकट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुके हैं जो सीज़न टिकट होल्डर्स हैं, और एक कम्युनियल फेस्टिविटी बन गई है। लेकिन आरबी लाइप्जिग की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका इस लिहाज से भी है कि अभी आप देखें जर्मन सुपर कप जो कि एक इनिशियल मैच होता है DFB पोकाल कप विनर्स और जर्मन लीग विनर्स के बीच में, उसमें उन्होंने बायर्न म्यूनिख को हरा दिया। हैरी केन का जो पहला मैच था, तो उससे लगा कि इस बार जो है वो काफ़ी मजबूत। ऑल्दो अगर हम बात करें तो वो अपने 2 मेन खिलाड़ी जो हैं वो सोबोस्लाई लिवरपूल चले गए और जॉस्को गार्डियो और मैनचेस्टर सिटी चले गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बायर्न को हराया था। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। ये जो है एक तरह से इस लिहाज से एक डैमेजिंग डिफीट है कि बायर्न को हराने के बाद लेवरक्यूजन से हारे हैं। ऑल्दो एक पॉजिटिव इस मैच से ये ले सकते हैं कि वो एक इमर्जिंग टीम, जो कि अच्छी इमर्जिंग टीम है जाबी अलोंसो के अंदर, लेवरक्यूजन, उन्होंने अच्छी स्पेंडिंग भी की है ट्रांसफर विंडो में, तो उनसे हारे हैं, लेकिन फिर भी एक झटका ज़रूर है। चलिए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि दोनों टीम्स की तरफ से क्या अचीव किया गया। स्टैट्स में आप देख रहे हैं 14 यहाँ पर शॉट्स जो हैं वो आरपी लाइप्जिग की तरफ से थे, 11 थे यहाँ पर लेवरक्यूजन की तरफ से, और शॉट्स ऑन टारगेट यहाँ पर 6 थे आरपी लाइप्जिग की तरफ से, 7 थे लेवरक्यूजन की तरफ से। पोजीशन आपने देखा ज़्यादा रखा था लाइप्जिग ने, 56% था, 44% था लेवरक्यूजन के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, कॉर्नर्स यहाँ पर 5 मिले हैं लाइप्जिग को और 4 मिले हैं लेवरक्यूजन को। अच्छा, 3-2 से अब ये मैच आ रहे हैं। वो जो मौका मिला था एक जिस पर ये बराबर हो सकता था, और बड़ा इंपॉर्टेंट वो चांस था, ओपेंडा को क्या हुआ? अच्छे खिलाड़ी नहीं है या घबरा गए थे? मतलब किस तरह से अगले मैचेस में अब अवेलेबल होंगे, खिलाएंगे इनको? नहीं बिल्कुल, अब बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और न्यू साइनिंग है और बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। और मोस्टली हमने देखा है कि पहले मैच में यूजुअली इवन अर्लिंग हालैंड का आप पहला मैच उठा के देख लें पिछले साल जो था लिवरपूल के साथ, वो बहुत ही सिटर मिस किया था, उन्होंने बार के ऊपर ही मार दिया था। इन्होंने तो फिर भी बार को मार दिया, तो उन्होंने तो ऊपर ही मार दिया था। तो ये है कि इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। ऑल्दो वो एक अच्छी शुरुआत कर सकते थे, अपने क्लब को एंड में आके बचा सकते थे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आपका पहला मैच हो
और आप लास्ट मोमेंट्स में अपने क्लब को हारने से बचा लो। जी हाँ, गार्डियन एंजल बन जाएं आप अपनी टीम के लिए। चलें देखते हैं कि अब आगे आने वाले मैचेस में ये जो आरबी लाइप्जिग है वो किस तरह से इस नुकसान को पूरा करेगी। यहाँ पर हम नेक्स्ट इस मैच की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो है इंटर मियामी वर्सेस सिनसिनाटी। और ये मैच क्यों हमने शामिल किया है, क्योंकि लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी को जो है वो अब पहुंचा दिया है, उन्होंने यूएस कप के फाइनल में पहुंचा दिया है। 3-3 से ये मैच बराबर हुआ, फिर पेनल्टी शूटआउट्स पे गया और वहाँ पर 4-5 से इंटर मियामी ने ये मैच जीता। इससे पहले भी लियोनेल मेसी का एक मैच जो है, यानी इंटर मियामी का जो मैच है वो पेनल्टी शूटआउट्स पे ही उन्होंने नॉकआउट स्टेजेस वाला जो लीग स्टेज पे वो जीता था, और वो भी इंटर मियामी को कहाँ पहुँचा दिया मेसी ने, उस पर हम बात करेंगे और मेसी के स्टैट्स पे भी बात करेंगे। जी हाँ, बहुत ही शानदार ये मैच, बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही एक्साइटिंग मैच। 2-2 गोल से पहले बराबर हुआ मुकर्रर वक्त में, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में एक गोल किया इंटर मियामी ने पहले, उसके बाद दोबारा जो है वो सिनसिनाटी ने गोल कर दिया और उसके बाद फिर पेनल्टी शूटआउट पे गोल हुए जिसमें इंटर मियामी ने शिकस्त दे दी है। लियोनेल मेसी की कैप्टनसी में इंटर मियामी हार नहीं रही आफरीदी। जी बिल्कुल, अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि मेसी से पहले 11 मैचेस में से एक मैच भी इंटर मियामी नहीं जीती थी, और मेसी के आने के बाद 8 में से 8 मैचेस जीत चुकी है। लीग कप मुसलसल सारे मैचेस जीत के वो टाइटल जीत चुकी है, और तारीख का पहला टाइटल था इंटर मियामी का, और ये तारीख के दूसरे बार फाइनल किसी टाइटल के फाइनल में पहुंची है, वो है यूएस ओपन के फाइनल में। तो उधर भी मेसी ने पहुंचा दिया, और अगर जीत जाते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे, तो ये बाकी टीम्स को समझ क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा। पहले स्टैट्स पे एक नजर डाल दें, इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉट्स 22 थे सिनसिनाटी के और 11 थे इंटर मियामी के पास, शॉट्स ऑन टारगेट 9 थे सिनसिनाटी, जबकि 6 मिले थे इंटर मियामी को। पोजीशन आप देख रहे हैं, पासेस आप देख रहे हैं, और कॉर्नर्स भी 6 मिले हैं सिनसिनाटी को और 2 मिले हैं इंटर मियामी को। ओवरऑल अगर स्टैट्स की बात करें तो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं सिनसिनाटी के, जैसे आप मुझे बता भी रहे थे कि पहले हाफ में काफ़ी अच्छा खेले हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जब बाकी सारे क्लब्स को पता है कि एक लियोनेल मेसी है कि अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो फिर आप जीत सकते हैं, कि क्यों नहीं वो करते थे? वैसे ये पूरी हिस्ट्री में मेसी के बारे में यही क्वेश्चन हुआ करता था, जब इवन वो बार्सिलोना में भी खेलते थे कि एक मेसी है, एक मेसी को कर लो ब्लॉक। लेकिन मसला ये है कि बार्सिलोना में तो अगर मेसी को आप ब्लॉक कर देते तो जावी इनिएस्टा उनके साथ खेलते, डेविड विया हुआ करते थे, तो स्टार स्टडीड आपको प्रॉब्लम में डाल देते थे ना कि आप। लेकिन जैसे अर्जेंटीना या अगर इंटर मियामी में तो बिल्कुल प्लेन सिंपल वर्ड्स में एक ही प्लेयर है जो आपको 8 के 8 मैचेस जैसे दूसरा गोल भी आपने देखा, कितना खूबसूरत उन्होंने असिस्ट किया था। 3 डिफेंडर खड़े थे आगे, लेकिन उन्होंने बॉल छीनने की कोशिश, और बिल्कुल खड़े थे कि वो बॉल लेके शायद आगे बढ़ेंगे तो फिर वो रोकेंगे, लेकिन वो पीछे खड़े रहे और उन्होंने पूरे स्पेस ली, जगह बनाई और पास दिया और गोल करवा दिया। अच्छा, मोस्टली यही होता है। अभी अगर आप टेम्पलेट देखें मैचेस में, मेसी के पास बॉल आती है और मेसी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा भी उनको रूम मिले, तो चाहे वो सेंटर से, अब पिछले मैच में देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर से उन्होंने शूट मार के गोल कर दिया था। तो सारी टीमों को पता है कि इनको तो शूट ही नहीं लेने देना, लेकिन आपने मेसी को बॉल ही नहीं लेने देनी। अगर आप MLS में खेल रहे हो और आप इंटर मियामी के अगेंस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपने मेसी तक बॉल पहुंचनी ही नहीं देनी। और ये सिनसिनाटी ने पहले हाफ में किया बड़े सक्सेसफुली कि मेसी तक बॉल पहुंचनी ही नहीं दे रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, रास्ता ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। अब दूसरे हाफ में क्योंकि उनको आइडिया हो गया था इंटर मियामी को भी, मेसी ने टीम टॉक भी बहुत अच्छी मोटिवेटिंग दी और उसका भी काफ़ी चर्चा हुआ मैच के बाद, प्लेयर्स को मोटिवेट किया। अब ऑब्वियसली जब आप मेसी के साथ खेलते हो, अगर आप एवरेज प्लेयर भी हो तो वो मोटिवेशन एक एक्स्ट्रा आ जाती है कि मेसी के साथ खेल रहा हूँ मैं। तो वो भी इंटर मियामी के प्लेयर्स को उन्होंने इम्प्रूव तो बहुत कर दिया है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि आप मेसी से पहले वाले ये सारे प्लेयर्स थे और मेसी के बाद आप देखें कि इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर हुई है। लेकिन दूसरे हाफ में फिर मेसी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, बजाय खुद, उनको पता था कि मुझे तो ये शूट लेने देने नहीं देने और ना गोल के करीब आने देना है, तो फिर उन्होंने असिस्ट पे कोशिश की है और वही हुआ है, 2 असिस्ट करवा के उन्होंने फिर अपनी टीम को पेनल्टीज तक पहुंचाया। बिल्कुल, फाइनल में जगह बना ली है और मेसी के स्टैट्स पे भी एक नज़र डालते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया मेसी को फीचर नहीं किया और यहाँ पर हम मेसी को फीचर कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, रेटिंग 9 थी, असिस्ट 2 किए हैं, चांसेस क्रिएट देखें 5 किए हैं, और यही बात जो आफरीदी भी कर रहे हैं। एक्यूरेट पासेस 85% थे, टचेस 85 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 16, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100%, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 100%। मेरा रहा है मेसी के लिए तो ये मैचेस ऐसे ही हैं जैसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं या किसी आप गली मोहल्ले की टीम के साथ खेल रहे होते हैं। जितना उनका एक्सपोजर है और जितना उनके पास तजर्बा है और जितना उनका कैलिबर है, तो उनके लिए तो कितना जल्दी वो भांप गए कि मुझे ये नहीं खेलने दे रहे, और फिर उन्होंने आप देखे 5 चांसेस भी क्रिएट किए, असिस्ट भी करवाए। जी बिल्कुल, और एक स्टैट जो इसमें नहीं है वो है 120 मिनट के लिए मेसी
ये तो इनके प्रॉब्लम भी मुझे लगता है इस उम्र में भी जो है वो, हालांकि सब कुछ अचीव करने के बाद जो है वो आप ले सकते हैं। अब रोनाल्डो की कल लड़ाई हमने दिखाई थी प्रोग्राम में कि वो अल नसर में जो है वो रेफरी पर गुस्सा हुए थे, तो इन लोगों का पैशन और जुनून अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये 120 मिनट खेलते हैं और आगे पेनल्टी शूटआउट्स में भी जाते हैं फिर। जी बिल्कुल। और आप देखें कि इवन एंड में सही मतलब पता लग रहा था कि इंटर मियामी की जो बुस्केट्स हैं, जो जॉर्डी अल्बा हैं, मेसी हैं, ये सारे अपनी कैरियर के एंड पे पहुंच गए, तो वो टायर्डनेस थोड़ी सी नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहे थे। खास करके मेसी को तो वो बाहर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि पेनल्टीज पे अगर मैच चला जाता और जो कि गया भी, तो मेसी एक श्योर शॉट है कि वो उन्होंने तो स्कोर करना ही करना है। अगर फॉर एग्जांपल मेसी को सब्स्टिट्यूट करवा देते और कोई और मिस कर देता, तो वो फिर बात वही आ जाती कि आपने सब्स्टिट्यूट क्यों किया मेसी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स जारी हैं इंटर मियामी की लियोनेल मेसी के अंदर। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बोर्ड और हमें ज्वाइन कर चुके हैं माज अहमद। माज, आप जो है वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में जो भी चीज़ें रूनुमा होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंडर 16 सैफ जो चैम्पियनशिप के लिए टीम है, उसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अंडर 16 के लिए जो कैंप जारी था लाहौर में, उसमें से 23 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। अच्छा। पूरे मुल्क से आपको याद है तकरीबन 200 से ज़ायद खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया था। बिल्कुल ठीक। ये पहले एबटाबाद में हो रहे थे, फिर लाहौर में शिफ्ट किए गए। यस एग्जैक्टली। एबटाबाद से उनको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था और उनके जो मेंटोर्स थे, उनके गोल कीपिंग कोच, उनके हेड कोच, असिस्टेंट कोच, वो तमाम बच्चों को सब लेके यहाँ पर आ गए थे। अब उन 200 से ज़ायद खिलाड़ियों में से ट्रेनिंग्स के बाद, डिफरेंट ड्रिल्स के बाद, उन्होंने 23 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। उसमें 3 गोल कीपर्स हैं, फिर अफ्यू डिफेंडर्स। ये ट्रेनिंग्स में लाइक होता क्या है, जो ट्रायल्स हैं उनमें क्या होता है? मैच प्रैक्टिस भी है, फिर डिफरेंट ड्रिल्स हैं, फिर स्किल गेज करते हैं वो अपने। उनके पास एक अलग परफॉर्मा होता है, फेडरेशन की तरफ से दिया गया परफॉर्मा है, जिसके ऊपर उसने स्ट्रेंथ, स्टेमिना और उसकी फिजिकल एबिलिटी, फिर टेक्निकल एबिलिटीज, इन सब को गेज करना होता है। अच्छा, अंडर 19 का भी आज आखिरी जो है वो डे है, जो ट्रायल फेज का उनका भी आज आखिरी दिन है। और उसमें से भी वो तकरीबन 60 खिलाड़ी थे, 50 से ज़ायद खिलाड़ी थे। अच्छा। जिसमें से इनको जो फाइनल प्लेइंग 11 है वो उसका इंतखाब करना एक मरहला था। अच्छा, अंडर 16 की ऐलान हो गया और इनका जो है वो ऐलान अब कल तक या परसों तक कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली कल तक हो जाएगा इसका। चलिए, जो गोल कीपिंग कोच हैं पाकिस्तान अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप के लिए जो टीम हमारी, जिसके ट्रेनिंग कैंप्स लगे हुए हैं और ख़त्म हो चुके हैं, अब टीम का ऐलान कर दिया है। और टीम कितनी तैयार हो चुकी है? आपको लगता है ये ट्रेनिंग सेटिस्फाइड हैं? आगे जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, क्योंकि अंडर जो 19 की ट्रेनिंग थी और अंडर 23 की, उस पर काफ़ी कुछ खिचड़ी सी पकी थी, जिस पर हमने पिछले शोज में भी बात की है। वो मामला क्लियर हुआ है अभी या अभी नहीं क्लियर हुआ? वो इट्स हैंगिंग लाइक इन द मिडल अभी। जहाँ तक ट्रेनिंग कंसर्न्ड है, देखें कंपैरेटिव एनालिसिस हम इस वजह से नहीं कर सकते कि जो मुखालिफ टीम है वो हमारी ब्लाइंड साइड है। हमें ये नहीं पता कि वो किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो अंडर 16 टीम है, दे आर इन द राइट हैंड्स। अभी आप देखें, ये जाफर खान का भी बड़ा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक पाकिस्तान प्रीमियर लीग का इतना, और टॉप टियर की टीम्स जो हैं पाकिस्तान आर्मी की के साथ रहे हैं इतना अरसा, फिर खुद भी खेलते रहे हैं। और इनके पास सबसे ज़्यादा अपीयरेंसेस का भी इनके पास एजाज़ है पाकिस्तान की जानिब से, जाफर खान का। जी हाँ, तो इस वजह से मुझे लगता है कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ठीक डायरेक्शन में बढ़ रहा है। चलिए, वो तो चैंपियनशिप में नज़र आ जाएगा कितनी सही डायरेक्शन में चल रहा है और कैसी जो परफॉर्मेंसेज होंगी, उनसे ही हम तो आइडिया, एक जो कॉमन पर्सन है वो तो परफॉर्मेंस देख के ही आइडिया लगाता है कि क्या परफॉर्मेंस है। और हारना जीतना तो एक अलग चीज़ है, आपका इनपुट कितना है उसमें और आपका पैशन और आप कितनी कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि वो मेंटली, अब इन बच्चों को मेंटली भी तैयार किया जाता है, जैसे आजकल बहुत ज़रूरी हो गया किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, जैसे आपकी डाइट और ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी जो मेंटालिटी है, काउंसलिंग जो आप करते हैं, वो भी, उसका भी कोई हमारी फेडरेशन ने काम किया या जस्ट ग्राउंड की ही ट्रेनिंग है? नहीं, ग्राउंड की ट्रेनिंग से अलावा ये बड़ा आपका लॉजिकल, और एंड आई रियली लाइक द क्वेश्चन, उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, मुझे लगता है वो प्रोसेस का हिस्सा होती है। जब किसी खिलाड़ी को रिक्रूट कर लिया जाता है, जब क्लब्स की स्क्रूटनी हो रही होती है, या डिफरेंट डिवीजन या डिफरेंट जो तंजीमें हैं, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन है, KPK है, फिर बलोचिस्तान है, जब एसोसिएशंस अपने प्लेयर्स को थ्रू कर देती हैं, पूरे पाकिस्तान में से एक पूल बन जाता है ना, तो आप ऑब्वियसली फिल्टर्ड हो गए होते हैं। पहली आपकी एबिलिटी की बुनियाद पर आप फिल्टर्ड होकर अपने आप को प्रिविलेज्ड फील कर रहे होते हैं। तो प्रोसेस जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। आप इन बच्चों में से किसी एक प्लेयर को भी किसी आम क्लब के मैच में अब खिला के देखें,
यू विल फाइंड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि उस बच्चे के एटीट्यूड में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी चाल में बाकी प्लेयर्स की निस्बत बड़ा फर्क नजर आएगा आपको। उसकी ग्रूमिंग, उसका माइंडसेट के मुझे गोल ओरिएंटेड रहेगा, एक तो अपने 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 खेल पे फोकस्ड रहेगा, अननेसेसरी जो मामलात हैं और मीनिंगफुल इंटरेक्शन रखेगा। ये मैंने नोटिस किया है। जो भी किसी बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड और इस्टेब्लिश्ड तंजीम का हिस्सा बनता है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में इन चीज़ों की डेवलपमेंट ग्रूमिंग होती है और काफ़ी जो है वो डिफरेंस नज़र आता है। बिल्कुल। चलिए जी, अंडर 16 की टीम का ऐलान कर दिया गया। अब जो टीम का ऐलान किया गया, कोई नाम है आपके पास या कल तक आप बताएंगे हमें पूरी डिटेल्स? इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। 23 लोग हैं जिसमें 3-4 गोलकीपर्स हैं। उन्होंने स्टैंड बाय में गोलकीपर्स भी रखे हैं और फिर डिफेंडर्स भी हैं। कुछ उसमें से स्टॉपर्स खेलेंगे, कुछ हमारे पास स्ट्राइकर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे मिडफील्डर्स हैं। बैकअप भी अच्छा है हमारे पास। और एक मैं स्पेशली आपसे शेयर करना चाहूँगा, उनमें एक अभी अंडर 16 कैंप में एक बच्चा सामने आया है जिसमें एक फ्रांसीसी खिलाड़ी है, कैमाविंगा। वो बड़ी रिजेम्बलेंस है उस बच्चे की और मैं खुद उसकी तस्वीर देख के बड़ा हैरान हो गया था। तो सिर्फ दिखने में रिजेम्बलेंस है या खेलने में भी है? मैंने अभी उनका स्किल तो नहीं देखा, लेकिन मेरी दुआ है कि वो कैमाविंगा से भी बेहतर निकले। अगर वी कैन जस्ट लुक एट द फोटोग्राफ ऑन स्क्रीन, दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे व्यूवर्स जो हैं वो देख रहे हैं और बिल्कुल कैमाविंगा की तरह ही लग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि खेलेंगे भी उनसे अच्छा। बहुत एन्चेंटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए जब मैंने उनकी तस्वीर देखी और फिर कंपेयर किया। तो वो सोशल मीडिया पे भी इस तरह काफ़ी वायरल वो मीम्स हो रही थी, तो मुझे चलिए। और अब हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में कि हमारी जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसको एक नए मैच रेफरी की तलाश है। और ये आखिर तलाश की वजह क्यों आ गई है या बन गई है? क्या पहले रेफरीज हमारे पास मौजूद नहीं हैं, या जो पहले थे क्या वो उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर रहे थे? ये सब कुछ माज क्या है ये मामला, ज़रा बताइए। इट्स न्यू एवेन्यू फॉर डेवलपमेंट। अब जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, देखें हमारे पास जो फिल्टर लग के प्लेयर्स की एक टीयर्स बन गई हैं, वो कितनी, अंडर 16, अंडर 19, देन AFC का टूर्नामेंट है जिसके लिए, उसके लिए अंडर 23, फिर हमारी नेशनल साइड है। फिर इन्हीं तमाम फिल्टर्स के साथ मोस्ट प्रॉबेबली यू आर गोइंग टू असेंबल योर फीमेल साइड एज वेल। आपकी जो खवातीन की टीम्स हैं वो भी आपको असेंबल करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपकी नेशनल फीमेल साइड भी है, उसका कैलेंडर भी इट्स गोइंग टू बी रियली बिजी इन द कमिंग वीक्स। तो रेफरीज की तरफ भी उन्होंने जो है वो ओपन किया है। डेफिनेटली 360 प्लान होता है और रेफरी की जो वैकेंसी अभी अनाउंस की गई है उसमें तालीमी काबिलियत उन्होंने बताई हुई है और इक्विपमेंट बताया हुआ है कि ये आपको ये सारी चीज़ होना चाहिए और प्रायर एक्सपीरियंस भी आपका लाजमी है। ऐसे नहीं आप ऑफिशिएट कर सकते। आप में से कोई देख रहा है या आपके कोई जानने वालों में से कोई है जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, और क्योंकि अक्सर तो प्लेयर तो हर कोई बनना चाहता है, ये सिर्फ आते हैं, लेकिन जो एम्पायरिंग और रेफरिंग का जो सिस्टम है वो भी ये काफ़ी अच्छा है अगर आप एज अ फ्यूचर भी उसको लेते हैं। और पाकिस्तान के रेफरीज ऑफ कोर्स जब आप बनते हैं तो सिर्फ आप पाकिस्तान में उन ड्यूटीज़ को नहीं निभाते बल्कि आपकी फेडरेशन बाहर भी आपको भेजती है और फीफा खुद जो है वो आपसे मांगता भी है। जैसे अलीम खान, जैसे हमने देखा, अलीम डार क्रिकेट में जो है वो जाते हैं और इंटरनेशनल मैचेस को भी कवर करते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्कोप भी है और अच्छा एक, तो वो लोग जो करना चाहते हैं अप्लाई वो कर सकते हैं। अभी ये वैकेंसीज ओपन की है उन्होंने, राइट? हाँ, ये अभी दस्तयाब है उन लोगों के क्या लिए। वैसे उसका क्या है, लाइक डिमांड्स क्या होती हैं थोड़ी सी? अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ मैट्रिक चाहिए, आपको बुनियादी गेम सेंस होनी चाहिए और पहले अगर आपका रेफरी, मैच रेफरी बनने का एक्सपीरियंस है, आपको ये पता होना चाहिए इक्विपमेंट क्या है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लैग्स होते हैं, विसल होती है और स्टॉप वॉच होती है, डिजिटल वॉच होती है, और इसके अलावा रेफरी के पास क्या होता है, फुल किट में होना चाहिए। इस तरह की रिक्विजिट्स हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे जो लोकल सिटीज़ में मैचेस होते हैं वो तो प्रॉपर एक टूर्नामेंट्स जो करवाते हैं खुद ही प्राइवेट लोग मिलके, तो वहाँ पे भी रेफरीज की ड्यूटीज़ तो वो जो लोग हैं वो कर सकते हैं अप्लाई या नहीं, क्योंकि उनको आइडिया होता है और वो कर भी चुके होते हैं। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बड़ा वेल डिफाइंड है। उसमें मैंने अर्ज किया कि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी अगर इन रूल्स में, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरा उतरता है तो वो कर सकता है। लेकिन वो उन मैचेस का एक ही रेफरी चाहिए अभी फिलहाल एक वैकेंसी अनाउंस की है। अच्छा, और आपको लगता है ये बढ़ भी सकती है आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में? वैसे आई बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे तो जैसे ही उनके सोशल मीडिया पर ये पोस्ट दिखाई दी थी जब मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि इससे मुझे क्लियरली मुझे ये सिग्नल मिल रहा था कि अब काम बढ़ रहा है, अब लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स और दूसरे शोबों की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो प्लेयर्स ही डिमांड कर रहे हैं, वो साथ साथ दूसरे ऑफिशियल्स भी मांग रहे हैं। इसका मतलब है अब ये काम एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये और भी एक्सपेंशन की तरफ जाए और इसकी बेहतर रिजल्ट्स भी हमें नज़र आए, सिर्फ एक्सपैंड ही ना होता जाए। नेक्स्ट जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज़रबाईजान प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी एक प्लेयर हैं ईसा सुलेमान, और हम इनको पहले भी फीचर कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में।
इनकी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिली है। पाकिस्तान के लिए पहले खेल भी चुके हैं वैसे। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए। और ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जानिब से इनका जो इम्प्रेशन है वो यही है कि अभी ये उस लॉट में से पाकिस्तान की उस लॉट में से हैं जिन पर पूरी टीम डिपेंड करती है। क्योंकि आप देखें कि उनको अंडर 19, अंडर 20 यूरो का एक्सपीरियंस है उनके पास, और उसके बाद अब इंग्लैंड की लीग भी खेल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली जब ये पुर्तगाली लीग में से जब आज़रबाईजान की प्रीमियर लीग में गए हैं, तो वहाँ जाते ही अभी 2 मैच खेले हैं सीज़न के इन्होंने, और अपने वेरी सेकंड मैच में इन्होंने एक बड़ा शानदार गोल किया जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो गया हुआ है। और वो बड़ा स्लाइडिंग डिफ्लेक्ट थी और उसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते, वो ऐसा गोल था। तो आजकल सोशल मीडिया पे वो उसकी वीडियोस के भी बहुत और आगे दस्तयाब होंगे पाकिस्तान के जो नेशनल साइड के मैचेस आगे आने वाले हैं, जैसे क्वालिफायर्स के मैचेस हैं। आई बिलीव जब नेशनल ड्यूटी होगी और ही इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड तो वो अपनी दस्तयाबी जरूर। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस हमें देते हुए नजर आए इसहान नियर फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के लिए। और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं हमारा सेगमेंट है जिसमें आप हमें वीडियोस भेज दें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 0311773868। ये हमारा नंबर है जिस पर आप अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं, और पूरे पाकिस्तान से हमें काफ़ी वीडियोस भी मौसूल हो रही हैं। बच्चे हमारे यंगस्टर्स जो अपनी टेक्निक्स, अपनी स्किल्स दिखाना चाहते हैं, हमने उनको ये मौका दिया है कि आप अगर अच्छे प्लेयर हैं और आप में भी वो टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं हमारे साथ। अपने वीडियोस भेजें, और जिनकी भी मास वीडियोस अच्छी होंगी इंशाल्लाह उनको हम स्टूडियो में भी बुलाएंगे, फीचर करेंगे। और आगे तो जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, जैसे प्रोग्राम्स भी PFF ने कुछ ऐसे शुरू किए हैं, उनको चाहिए टैलेंट, तो ये बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उन बच्चों के पास जिनकी अप्रोच नहीं है, या जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो हमारे पास ऐसा टैलेंट है कि वो अगर अपनी वीडियोस भेजते हैं और वो आगे जो है वो पसंद आती है और उस बच्चे को देखा जाता है कि उसमें ऐसा टैलेंट है, तो उसको फीचर किया जा सकता है और उसको अपने कैंप्स में जो है वो शामिल किया जा सकता है। पहली वीडियो हमें भेजी है गुलाम मोहिउद्दीन ने गुजरांवाला से। आइए आपको दिखाते हैं गुलाम मोहिउद्दीन, ये आप देख रहे हैं, और ये माज आप देख रहे हैं, ये मैच हो रहा है और इस मैच की वीडियो बनी है और बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और ये गुलाम मोहिउद्दीन ने जो है वो गोल भी किया है, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। बस गुलाम मोहिउद्दीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश क्या करें ये इफेक्ट वगैरह लगा के हमें वीडियोस ना भेजा करें, जो ग्लिच इफेक्ट्स लगाए हुए हैं, बिल्कुल क्लीन वीडियोस भेजें। और दूसरी वीडियो जो हमें भेजी है साद अली ने, कहाँ से भेजी ये तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अपना नाम भेजा है। और CR7 कितने जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है CR7 की, कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी फॉलो करते हैं। और ये देखिए, ये भी बॉल कंट्रोल देखिए आप, कितना खूबसूरत इनका बॉल कंट्रोल है। और साद अली आप और भी वीडियोस बनाकर भेजें, और इसके अलावा भी जो आप में टैलेंट है खेलते हुए जो है वो भी आप भेजें। और स्पेशली गोलकीपर्स जो बच्चे हैं वो भी भेज सकते हैं अपनी कि उनकी क्या स्किल्स हैं, और आप भी अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकते हैं हमारे नंबर पे 0311773868। इस नंबर पर आप अपनी वीडियोस भेजें, इंशाल्लाह आपको फीचर करेंगे। माज, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट क्या चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, फुटबॉल की दुनिया में क्या खबरें हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं डोमिनिक लिवाकोविच एक्सपेक्टेड इन इस्तांबुल टुडे एज डील हैज बीन अग्रीड सिंस ट्यूसडे फॉर क्रोएशियन गोलकीपर टू जॉइन फेनेrbahce। अच्छा अफरीदी, ये बड़े ज़बरदस्त गोलकीपर हैं। मुझे जो एक हैरानगी हुई है, जैसे वर्ल्ड कप में इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी थी और आपको याद है जिस तरह क्रोएशिया ने सबको हैरान कर दिया था, उसमें इनका भी बड़ा रोल था। बहुत से मैचेस पेनल्टी शूटआउट्स पे गए जिसमें इन्होंने दिखाया कि किस लेवल के हैं। ये किसी फेमस लीग में क्यों नहीं जा रहे, फेमस इन अ सेंस कि किसी मशहूर क्लब में क्यों नहीं जा रहे? जी बिल्कुल, ये मुझे ख़ुद भी इस पर काफ़ी अचंभा हुआ था जब मैंने ये खबर सुनी, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपनी लीग में भी और नेशनल टीम के लिए भी हमेशा से। इवन पिछले अगर आप यूरो कप की बात करें, नेशंस लीग की बात करें, हर जगह पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस मुसलसल दे रहा है और नंबर 1 है। ख़ासकर क्रोएशिया ने जो अभी इन 4-5 सालों में अचीव किया है वो आउटस्टैंडिंग है, उनकी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ इससे पहले। तो ये एक हैरानी की बात है, ख़ास करके जहाँ पे चेल्सी जो है वो हर प्लेयर को ख़रीद रहा है। तो एज अ बैकअप प्लेयर, एज अ नॉकआउट टूर्नामेंट स्पेशलिस्ट, तो सेकंड चॉइस गोलकीपर तो ख़रीद ही सकता है इनको। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो गोलकीपर की मैनचेस्टर यूनाइटेड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक भी गोलकीपर नहीं था। आई थिंक से इनको तो बड़े कम पैसों में वो ले सकती थी। तो हाँ, ये वाकई में, लेकिन मुझे लगता है कि फेनेrbahce के बाद इनका नेक्स्ट जो है वो बड़ा मूव ज़रूर आएगा इनके कैरियर में। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। इनकी मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या कह दिया है। Nuno Espirito Santo has reportedly informed the Al Ittihad board that Karim Benzema does not fit into his tactical style.
इनका स्टाइल क्या है अफरीदी, हारने का इनका स्टाइल है? मतलब बेंजेमा जैसे खिलाड़ी को वो कह रहे हैं कि जी मेरे स्टाइल में वो फिट नहीं होते, तो अब क्या करें फिर? वो जो 150-200 मिलियन है, क्या करे उसका प्रो लीग? वो एक्चुअली इन्होंने कहा है कि आप बैल मुझे मार मेरी नौकरी खा जा, तो यही बात है। अब स्पोर्ट्स मतलब इतना महंगा खिलाड़ी और इतना स्टार खिलाड़ी, और अभी वो अपने करियर के अरूज पे थे जब वो गए हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई ख़त्म हो रहे थे तो यूरोपियन लीग्स को या क्लब्स को छोड़ दिया है। तो आप जो है बजाय अपनी टीम को उस काबिल बनाने के और उस लेवल पे खिलाने के, आप अपने स्टाइल को बेहतर करने के आप कह रहे हैं कि वो फिट नहीं होते, तो इसलिए जो है वो उनको कैप्टन भी नहीं बनने दिया जब इन्होंने रिक्वेस्ट की करीम बेंजेमा ने। अब इनका फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? तो डे वन से इनकी आपस में नहीं बनी, खास करके अब लगता है आपको ये रहेंगे कोच? अब रिपोर्ट्स तो ये हैं कि क्या बेंजेमा की वापसी होगी यूरोपियन फुटबॉल में वापस से, क्योंकि वो अगर फिट नहीं हो रहे। मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि क्या नूनो एस्पिरिटो सैंटो सरवाइव कर पाएंगे करीम बेंजेमा के अगेंस्ट जाके? क्योंकि करीम बेंजेमा का नाम ही काफी है, बेशक वो ना खेले, वो उसका नाम ही बहुत सारा कुछ पुल कर रहा है, क्राउड को पुल कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को पुल कर रहा है, फ्रांस का सारा मीडिया आउटलेट आपको कवर करेगा अगर करीम बेंजेमा खेलेगा। एग्जैक्टली करंट बैलन डी और विनर है रियल मैड्रिड के साथ। बिल्कुल। तो ऐसे खिलाड़ी को मुझे तो पर्सनली नहीं लगता, कोई सेंस मुझे समझ नहीं आएगी कि करीम बेंजेमा चला जाए और नूनो एस्पिरिटो सैंटो, जो कि बेशक एक मैनेजर है, यूरोपियन मैनेजर है, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं है। अगर जोजे मोरिनियो होता, ज़िडान होता, पेप होता, क्लॉप वो तो कभी ऐसा कहते भी ना, बल्कि वो तो कहते हैं हमें वो चाहिए करीम बेंजेमा अपनी टीम में, क्योंकि जो बड़े मैनेजर्स हैं उनकी तो फेवरेट लिस्ट में शामिल है जी। और करंटली सऊदी प्रो लीग जो है व्यूअर्स, वो डेवलपिंग स्टेज में है, वो बन रही है, वो पहले नाम बनाएगी, और जो भी चीज़ अपना नाम पहले बनाती है वो स्टारडम और पब्लिसिटी स्टंट से बनाती है, अच्छे फुटबॉल से नहीं बनेगी। दोनों तो नहीं आप किसी को वो खींच के ला सकते ना, उनका तो इतना नाम नहीं है कि उनका नाम लिया जाए और फौरन जो है वो मीडिया भी वहाँ पहुँच जाए और सारी कंपनीज भी पहुँच जाए। चलिए एनीवेज देखते हैं अब ये मैटर जो है वो अब किसी एक तरफ जाएगा, या बेंजेमा की तरफ जाएगा, या फिर बेंजेमा उनको कह देंगे अपने क्लब को कि जी आप इसको हटा दें, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। या फिर अब देखते हैं किसकी जो है वो जीत होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए खुशखबरी है, उनके फैंस के लिए। बर्नार्डो सिल्वा जो है हियर एट मैनचेस्टर सिटी आई कैन कीप विनिंग, आई लव द क्लब, द मैनेजर, टीममेट्स, फैंस। ये एक्सटेंड कर दिया उन्होंने अपना जो मुआहिदा था, और जो एक्सटेंशन का वर्ड है वो पाकिस्तान में तो बहुत ही मशहूर है और बड़ी खुशी भी होती है कुछ लोगों को जब एक्सटेंड कर दी जाती हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर इनको उतनी खुशी हुई है या आपको क्या लगता है? अच्छा, वैसे पर्सनली ना अभी तक वो बार्सिलोना जाने की ख्वाहिश मानते। अच्छा। तो जब क्योंकि पेप गार्डियोला के बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं, तो जब फाइनली इनको राज़ी कर लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे क्लॉज रख दिए, जैसे इनका जो रिलीज़ क्लॉज है वो सिर्फ 58 मिलियन है, कोई भी क्लब इनका रिलीज़ क्लॉज पे करके भी इनको ले सकता है, चाहे ये मैनचेस्टर सिटी इनको बेचे भी ना। और दूसरा ये कि इन्होंने जो रीज़न बयान किया है वो बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कहा है कि किसी भी क्लब ने प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में 4 साल मुसलसल टाइटल नहीं जीता, तो ये जो एक पॉइंट था उसने मुझे मोटिवेट किया मैनचेस्टर सिटी में स्टे करने का। क्योंकि अब जब आप ट्रेबल जीत जाते हो तो उसके बाद तो कोई मोटिवेशन रह नहीं जाती ना, कुछ और। अब प्रीमियर लीग ऑलरेडी जीत चुके थे, ट्रेबल भी जीत लिया, सुपर कप भी जीत लिया, तो अब इन्होंने जो अपने लिए मोटिवेशन निकाली है ना, वो एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि 4 साल मुसलसल की, क्योंकि 3 साल तो जीत चुके हैं, अब चौथा साल अगर जीतेंगे तो एक और रिकॉर्ड बन जाएगा। बिल्कुल, ये होता है आपका, आप किस तरह से सिचुएशंस को एनालिसिस, मतलब उन चीज़ों को आप अपने हक में किस तरह से, और यही आपकी ब्रेन गेम भी होती है कि आपने उस चीज़ को किस तरह से। कुछ खिलाड़ी समझते हैं कि आप सब कुछ खेल लिया, यहाँ पे सब कुछ अचीव कर लिया, चलो अब किसी नए एडवेंचर के लिए। कुछ लोग उसी चीज़ को नया एडवेंचर बना लेते हैं कि नहीं, आप सब कुछ कर लिया, आप इसको मेंटेन कैसे करना है। तो ये अच्छी उनकी है। आप उनका रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी अगर दिखा सकें, हमारे प्रोड्यूसर 308 जो है उनने अपीयरेंसेस की हैं, 55 गोल्स उनके हैं इस इन मैचेस में, और 59 असिस्ट हैं, ये जो कि बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है अफरीदी। मतलब और भी इसमें इजाफा हो सकता है बिल्कुल। और आप ट्रॉफी कैबिनेट इनका देखें, ऑलमोस्ट सारी प्रीमियर लीग है, चैंपियंस लीग है, एफए कप है, और काराबाओ कप है, काराबाओ कप है, और उसके साथ साथ कम्युनिटी शील्ड भी है जो कि 2 हैं, काराबाओ कप 4 हैं, प्रीमियर लीग 5 हैं, चैंपियंस लीग 1 है, एफए कप 2 हैं, और लेट्स सी अब इसमें इजाफा होता है इस सीज़न या नहीं होता। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये बड़ी एक अब मैं इस पर क्या कहूँ ये मुझे तो लगता है रियल मैड्रिड खेल रही है। यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी ने अब बयान दे दिया कि ऑन न्यू साइनिंग्स फॉर रियल, नो, I rule that out 100%, no, it's over. I discard any new signing before market closes, the squad is closed.
अब रिदी ये हो क्या रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। किलियन एम्बापे पहले नासिर अल खलीफी के साथ मामलात उलझते हैं, फिर सुलझ जाते हैं, मीटिंग होती है, उसमें नासिर अल खलीफी कहती है मैं फिर देखता हूँ कि तुम जो है वो कहते हैं जी कि कैसे खेलोगे तुम, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं भी फिर देखूंगा कि इतना बेवकूफ़ सदर मतलब कोई होगा जो मेरे जैसे खिलाड़ी को ना खेलने दे। उसके बाद उनको PSG ने कहा खेल लें, ठीक है, फ्री क्लॉज पे नहीं जाने देंगे। अगले साल जाना था, रियल मैड्रिड कन्विंस हो गई कि हम इसी साल खरीदेंगे क्योंकि अगले साल भी वो फ्री नहीं मिलेंगे। उन्होंने अब इशारा दे दिया, ऑलमोस्ट हम पिछले शोज़ में कह रहे थे कि 150, 60, 70 के अराउंड अबाउट रियल मैड्रिड भी मान जाएगी और जो है नासिर अल खलीफी जो है PSG के ऑनर वो भी मान जाएंगे। ये जानबूझ के छोड़ा है। अब कार्लो एंजेलोटी से बयान दिलवाया गया है कि भाई आप दे दें ताकि हमारी जान छूट जाए। उन्होंने कह दिया भाई मैंने नहीं कोई खिलाड़ी लेना। वैसे क्या उनका रोल भी है खिलाड़ी लेना है? मतलब हाँ, ये भी बताइए कि क्या ये डिसाइड करेंगे कि हमने खिलाड़ी लेना है या नहीं लेना। हाँ, अब इस पे डिबेट हो सकती है कि कितना अमल दखल है इनका, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज अच्छा इनका है भी आखिरी साल, ये याद रखिए व्यूअर्स, ये ब्राजील जा रहे हैं अगले साल, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि आखिरी साल है इनका ऑलमोस्ट, ब्राजील के साथ इन्होंने नेक्स्ट सीजन वो करना है, एडवेंचर शुरू करना है। तो और वैसे भी फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कभी भी एक मैनेजर को इतना इख्तियार नहीं दिया कि वो मतलब उनके अगर कोई प्लेयर हो जो मतलब खरीदना चाहें तो उनको करते हैं फेवर, लेकिन इतनी मुझे नहीं लगता कि फ्लोरेंटिनो पेरेज किसी को देगा अथॉरिटी कि वो कहे कि मैंने नहीं खरीदना तो नहीं आएगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज अपनी, और ये देखा भी गया कि उनका ही ज़्यादा वो जो है रोल रहा है खिलाड़ियों को लेने और जाने में, जो न्यू साइनिंग्स करनी है, न्यू खिलाड़ी, नया टैलेंट खरीदना है या एक्सपीरियंस खिलाड़ी खरीदने हैं, स्टार खिलाड़ी खरीदने हैं, उसमें फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है वही नजर आए हैं, कोचेज नहीं नजर आते। जी बिल्कुल, और जब अनवील होता है प्लेयर तो वो भी फ्लोरेंटिनो पेरेज उनको शर्ट दे रहा होता है, कोई कोच नहीं होता। अगर आप बाकी देखें तो जो बाकी लेकिन ये कहीं है, ये इशारा तो नहीं है कि अब अगले साल ही आएंगे किलियन एम्बापे जब ये जाएंगे। लेकिन इसमें फिर मैं ये बात भी कह सकता हूं कि रॉड्रिगो और विनीशियस बार बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि किलियन एम्बापे इसी साल हमारी टीम का हिस्सा होगा। तो फिर उस बात को आप तो ये फिर हो सकता है किलियन एम्बापे आ जाएं, ये शायद पहले ही चले जाएं या छुट्टियों पे चले जाएं, फिर अगले साल ब्राजील के लिए नजर आए, ये भी हो सकता है क्योंकि चैंपियंस लीग तो उन्होंने नहीं जीती। बहुत ही अल्टीमेट चेस गेम जो है वो चल रही है। लेट्स सी, ये किलियन एम्बापे जो है उनकी जिंदगी में बहुत ये जबरदस्त चीजें हो रही हैं, लेट्स सी। लेकिन PSG के लिए उन्होंने बड़ी जबरदस्त पिछले मैच में जो है वो गोल किया है और उन्होंने दिखाया है कि डेफिनेटली वो गोल आप बिलीव करें, हम अपने नेक्स्ट शो में भी आपको मतलब दिखाएंगे, वो किलियन एम्बापे ही कर सकता है, वो ना मेसी कर सकते हैं ना रोनाल्डो कर सकते हैं, वो किलियन एम्बापे ही कर सकता है। और PSG को भी मानना होगा कि किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर नहीं है और अब वो खेल रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। Next, Al Ahly will complete formal process to sign Gabri Veiga today after deal agreed overnight with the Celta Vigo and the player side. G. Afridi, a medical test being booked for Veiga, deal set to be sealed. ये एक और जो है एक शटअप कॉल है सऊदी प्रो लीग की तरफ से। अच्छा। सारे यूरोपियन और इंग्लिश मीडिया को जो कहते हैं कि जो डेड रबर वो प्लेयर्स हैं वो सारे सऊदी लीग में चले गए हैं। ये अब 21 साल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट है यूरोप का। अच्छा। और बड़े क्लब्स लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, सारे बड़े क्लब जो हैं वो इस प्लेयर को खरीदने की कोशिश कर रहे की थी, लेकिन ये चले गए हैं सऊदी प्रो लीग। इवन इनके जो कोच हैं सेल्टा वीगो के राफा बेनिटेज, उन्होंने भी कहा है ये हमारे लिए मुश्किल फैसला था, बड़ा खिलाड़ी था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये इनके फ्यूचर के लिए भी और हमारे क्लब के फ्यूचर के लिए भी फाइनेंशियली ये एक अच्छा डिसीजन था जो हमने मिलकर किया। और इन प्लेयर को गैब्री वीगा को भी कन्विंस किया गया कि ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छा, अल अहली बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको नहीं लगता? काफी उन्होंने स्पेंडिंग की है पिछले दिनों। सबसे अच्छी टीम अभी तक ऑन पेपर अल अहली बन गई है क्योंकि उन्होंने जो प्लेयर्स भी खरीदे हैं ना, आप देखिए डिफरेंट पोजीशंस के और डिफरेंट पोजीशंस के, और मतलब वो खिलाड़ी नहीं है जो डेड रबर जिसे आप कह सकते हैं। मारेज भी जो है वो बिल्कुल अभी यंग खिलाड़ी हैं, मतलब पीक परफॉर्मेंसेस पे पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे उसमें सिर्फ एक फर्मिनो ऐसे खिलाड़ी आप कह सकते हैं कि वो ट्वाइलाइट में है कैरियर के। बाकी क्लब्स में तो आप डिबेट कर सकते हैं कि अल नसर ने भी जो है वो एक तरह से ओल्ड एज वाले खिलाड़ी लिए, रोनाल्डो, सैडियो माने, वो पीक काट चुके हैं, लेकिन अल अहली ने बहुत ही शानदार स्पेंडिंग की है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। कुछ बड़ी ज़बरदस्त लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हमने आपके साथ शेयर की, आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं fastsports.tv।
ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आप इस प्रोग्राम्स को और इसके अलावा दूसरे प्रोग्राम्स को रिपीट पे देख सकते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को आज के गोल्डन बूट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।